हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वीडियो का, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर चूजन एट रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसी में से हमें 3 डिस्टिंक्ट नंबर को चूज करना है। ठीक है, और आगे बोल रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3। जो भी हम 3 नंबर चूज करेंगे वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब दोनों से होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या आ जाएगा 6। तो कहने का मतलब है कि हम वो जो 3 नंबर चूज करेंगे इनमें से वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ये हमारा फेवरेबल हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, तो फेवरेबल में ये वाला आएगा केस। ठीक है, कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, पहले वो निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे, 100 में हम लोग 6 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 1 जा 6, 4 बचा और 40, 6 6 जा 36। और फिर इसका क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे। मतलब ऐसे 16 नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, जो 6 से डिविजिबल हैं। तो ये हमसे प्रोबेबिलिटी में निकालने को बोला था कि ऐसे 3 लोग को लेना जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब 6 से डिविजिबल हो। तो इन्हीं में से मैं 3 लोग को लूंगा, तो मतलब 16 में से मैंने 3 डिस्टिंक्ट नंबर ले लिया। ये हो गया हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल 100 नंबर है तो 100 में से कितना लेना था, 3 लेना था। अब इसी को आप सॉल्व करोगे, 16 3 बार ओपन करेंगे घटते क्रम में, 16 15 14 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6, फिर अपॉन 100 इंटू 99 इंटू 98 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 अपॉन 1155। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B play a game where each is asked to select a number from 1 to 25. 1 2 3 डॉट 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 25 नंबर दिए हुए हैं। इनमें से A और B 2 बंदे हैं, इनसे कहा गया है कि आप सेलेक्ट अ नंबर, एक नंबर को सेलेक्ट करें इसमें से दोनों लोग को। इफ द 2 नंबर मैच बोथ ऑफ देम विन अ प्राइज, मतलब दोनों का यदि नंबर मैच कर जाता है तो वो प्राइज को जीत जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट विन अ प्राइज इन अ सिंगल ट्रायल, मतलब हमें बताना है कि वो प्राइज नहीं जीते सिंगल ट्रायल में। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि वो प्राइज जीत गए हैं। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, टोटल में से मतलब 1 में से उसको घटा देंगे, तो हमको न जीतने वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब जीत गए उसकी प्रोबेबिलिटी। कैसे जीतेंगे, जो पहला वाला बंदा ए है वो जो नंबर चूज करेगा वही बी वाले को करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब मान लो ए वाले ने कोई इनमें से नंबर चूज किया, कुछ भी कर लिया, 3 4 या कुछ भी एक नंबर चूज कर लिया, मान लो 4। ठीक, अब बी वाले ने क्या चूज किया होगा, वो भी अगर 4 चूज किया होगा तभी तो हम लोग जीतेंगे, तभी ना जीतेंगे। तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है बस कि जो ए वाला चूज करेगा वही बी वाले को करना पड़ेगा अगर जीतना है तो मतलब एक ही केस है अपॉन टोटल। टोटल कितने नंबर है, 25। ठीक है, ये जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन हमसे पूछा है नॉट विन प्राइज, तो नॉट विन का हम लोग निकाल लेंगे कैसे, 1 में से घटा दें, 1 माइनस 1 अपॉन 25, तो क्या आ जाएगा 24 अपॉन 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है, ये तो हम लोग को भी पता है। अ फेयर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार एक डाइस को फेंका गया है। ठीक है, तो टोटल केस क्या हो गए, टोटल क्या हो गए 6 टू द पावर 3, क्योंकि 3 बार फेंका गया है, तो ये आ जाएगा 216। आगे पढ़ते हैं, इफ R1 R2 R3 आर द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाइस। ये R1 R2 R3 क्या है कि जो नंबर आया होगा डाइस पर 3 बार फेंकने पर वो सभी नंबर हैं। तो कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा टू द पावर R1 प्लस ओमेगा टू द पावर R2 प्लस ओमेगा टू द पावर R3 इज इक्वल टू 0, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है।
तो हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी की हेल्प से कुछ हम लोग दिमाग लगाएंगे कि R1 R2 R3 क्या ले सकते हैं। हमारे पास सिंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 डाइस है, तो एक डाइस के लिए यही सिंपल स्पेस होगा, यही आएगा। ठीक है ना। तो R1 R2 R3 है क्या, वो जो डाइस पे जो नंबर आए हैं वही सब है, तो इन्हीं में से कोई नंबर आया होगा। तो आप बताओ, और ये हमने पढ़ा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है, तो आप लोग ये बताइए कि 1 कब आएगा। R1 की वैल्यू मैं यहाँ क्या रख दूं कि उसको सॉल्व करूं तो 1 आ जाए। तो R1 की वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकता है। आप सबसे पहले 3 रख दें तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ गया मतलब 3 ले सकते हैं। और 6 ले लें तो ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा क्यूब तो मतलब उसकी भी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, मतलब 6 भी ले सकते हैं। तो R1 के लिए ये 2 चॉइसेस आ गए। ठीक है। अब R2 के लिए सोचें तो मतलब यहाँ पे ओमेगा पावर 1 है, तो R2 की जगह पे हमें 1 लाना है, यही ना। तो बताओ 1 कब आएगा, इसको पूरा सॉल्व करने पे 1 कब आएगा, ओमेगा कब आएगा, इसको पूरा सॉल्व करने पे ओमेगा लाना है हमें, तो कब आएगा बताओ। R2 की वैल्यू क्या रखें, तो ध्यान से देखें, 1 रख दें अगर तो ओमेगा टू द पावर 1, ओमेगा आ गया मतलब 1 रख सकते हैं। आप 4 रख दीजिए, ओमेगा टू द पावर 4, तो क्या लिख सकते हो इसको, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू 1, तो फिर ओमेगा आ गया मतलब 4 भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये सब तो होगा ही नहीं। अब R3 के लिए सोचें, इसको सॉल्व करने पे R3 क्या रख दें कि इसको सॉल्व करें तो ओमेगा स्क्वायर आ जाए। ठीक है। तो क्या अगर 2 ही रख दें अगर हम लोग, तो पहली बात ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं, और हम लोग रख दें 5, तो ओमेगा टू द पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया है ना। तो मतलब 5 भी रख सकते हैं। ये सभी चॉइसेस हो गई R1 R2 R3 के लिए। ठीक है। अब ध्यान दें, अब ऐसा जरूरी नहीं कि ये R1 के लिए ही है, इसको मैं इधर नहीं लिख सकता, लिख सकते आगे पीछे भी तो हम लोग कर सकते हैं सबको, इसमें भी तो कर सकते हैं, सब प्लस में ही तो है। तो मतलब ये जरूरी है नहीं है कि ये R1 के लिए यही चॉइसेस है, R1 इसके लिए भी हो सकता है, ये R1 इसका भी हो सकता है, R2 इसका हो सकता है, R3, मतलब इनको भी हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या करना था पहले कि R1 R2 R3 क्या था, जो नंबर आ रहे थे, तो ये R1 के लिए है, तो 2 में से कोई एक नंबर आया होगा इसमें से। ऐसा तो है नहीं कि एक डाइस पे दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा तो है नहीं, एक ही नंबर आया होगा। तो 2C1 लिख दिया, 2 में से कोई चुन लिया। एंड दूसरे वाले डाइस पर उसके लिए भी 2 चॉइसेस है, R2 के लिए, उसमें भी कोई एक नंबर आया होगा। एंड तीसरे के लिए भी 2 चॉइसेस है, एक नंबर उसमें से कोई आया होगा। ठीक है। यहाँ तक अभी हमने बताया इसको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो मतलब फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल लिखना है। टोटल क्या हम लोग निकाले हैं, 216। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 48 अपॉन 216, और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दिया गया ABC, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, एंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आर 1/2 1/3 1/4। ये क्या दिया हुआ है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं, ये तीनों बंदे, उनकी प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टोटल में से मतलब 1 में से हम वो वाला केस घटा दें जिसमें किसी ने भी न A न B न C, किसी ने भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं। तो आ जाएगा ना कि यार प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ना। तो वही वाले केस को मैं घटा दूंगा कि नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी ने सॉल्व नहीं किया। तो 1 माइनस किसी ने सॉल्व नहीं किया मतलब न तो A ने किया, A के न करने, सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो करने की प्रोबेबिलिटी है, सॉल्व करने की है, तो हमको न करने का लिखना है, तो 1 में से घटा कर लिखेंगे। एंड B ने भी नहीं किया, तो B ने भी नहीं किया तो उसको भी 1 में से घटाकर, एंड C ने भी नहीं किया तो 1 माइनस 1/4। बात समझ में आया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसमें घटाएंगे तो 1/2 इस 2/3 माइनस 3/4। ठीक है। अब इसको ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस 1/4 है ना, मतलब 3/4 हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दिया है, इंटरसेक्शन की वैल्यू दिया है, ए कंप्लीमेंट की वैल्यू दिया है, और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछा है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है, इसी में हम लोग रखेंगे। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं दिया है, दिया है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिखना है तो 1 में से इसको घटा कर लिखेंगे 1 माइनस 2/3 प्लस बी की लिखेंगे, नहीं पता है तो वैसे ही रहने देंगे, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/4, तो यहाँ रखेंगे 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी बी की वैल्यू आएगी, तो इसको इधर भेजें तो 4/4 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, लेकिन हमसे इसकी वैल्यू नहीं पूछा, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसको पहले इवेंट डायग्राम से समझते हैं ये पूछना क्या चाह रहा है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाहर वाला जो होगा वो होगा, है ना, सभी ए को छोड़कर। फिर क्या करना है? बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब बी के साथ कॉमन देखना है, और बी के साथ कॉमन लेंगे तो यही रीजन आएगा बस। तो इसी को हमको लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, बी में से यदि हम टोटल बी में से ये वाला पार्ट हम हटा दें इंटरसेक्शन वाला, तो यही सैडेड रीजन बचेगा, तो उसी को लिखना है। मतलब बी में से हमने क्या किया? इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, तो अब वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू 2/3, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, एलसीएम आ जाएगा 8 - 3 इक्वल टू 5/12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 5 हॉर्सेज आर इन रेस, मिस्टर ए सेलेक्ट्स 2 ऑफ द हॉर्सेज एट रैंडम। मिस्टर ए ने 2 हॉर्स को सेलेक्ट किया है एंड बेट्स ऑन देम, और उस पर शर्त लगाया। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सेलेक्टेड द विनिंग हॉर्सेज, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मिस्टर ए थे उन्होंने जो हॉर्स को सेलेक्ट किया था वो जीतने वाला हॉर्स था, ये हमको बताना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि मिस्टर ए ने जो भी हॉर्स सेलेक्ट किया वो उसमें से जो दोनों हॉर्स थे किसी ने भी जीता ही नहीं, रेस को जीता ही नहीं, तो उस वाले केस को हम लोग घटा देंगे टोटल में से। हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से उस वाले केस को घटाएंगे जिसमें मिस्टर ए ने जो भी हॉर्स सेलेक्ट किया है वो दोनों ने नहीं जीता है। ठीक है, तो जीतने वाला हॉर्स वाला प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, है ना। तो नहीं जीता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो पूरे 5 हॉर्सेस थे, इसमें से एक कोई विनर रहा होगा, एक हॉर्स जीतेगा, तो बचे कितने? 4। तो मतलब मिस्टर ए ने 4 में से इन्हीं में से चूज किया होगा, तभी तो हारा, है ना। हारने वाला घटाना है हमें, तो इन्हीं 4 में से इन्होंने 2 चूज किया, ये हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल। 5 टोटल थे उसमें से 2 चूज कर लिया, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? इसको ओपन करेंगे तो 4 × 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब इसी तरह इसको ओपन करेंगे तो 5 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, हमने ऊपर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में हो गया। ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1 - 3/5, तो 5 1 जा 5 में से 3 गया 2/5। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये जेईई और निमसेट दोनों में आया हुआ था पिछला क्वेश्चन, और ये वाला भी क्वेश्चन जेईई और निमसेट दोनों में आया है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ इज 4/5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का दिया हुआ है 4/5, सच बोलने के लिए है, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है ए की। वाइल दिस प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज 3/4, मतलब यही प्रोबेबिलिटी, मतलब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी बी के लिए दिया हुआ है 3/4। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन अ फैक्ट, मतलब किसी फैक्ट पर बोलने के लिए कहा गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वे दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हो। कंट्राडिक्ट का यहाँ मतलब ये है
कि एक सच बोल रहा हो तो एक झूठ बोल रहा हो, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी हमारी कि या तो क्या पहला केस क्या हो सकता है, ए सच बोल रहा हो तो यही वाली प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, एंड बी झूठ बोल रहा हो तब कंट्राडिक्ट हो गए, हो सकता है ना। झूठ बोल रहा है तो हमने कंप्लीमेंट लगाया, प्लस प्लस इसलिए लगाया क्योंकि दूसरा केस जा रहा है लिखने, या तो ये हो सकता है या आया तो प्लस करेंगे। अब दूसरा केस क्या होगा कि इस बार हो सकता है ए झूठ बोल रहा हो एंड बी वाला सच बोल रहा हो, है ना। ये भी हो सकता है, तभी तो कंट्राडिक्ट हो गए, एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है, इसमें एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, तो इसी की वैल्यू बस रख देंगे। इसकी वैल्यू है 4/5 एंड बी कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है, एक में से घटा कर लिखेंगे 1 - 3/4, प्लस इसका लिखना है तो 1 में से इसको भी घटा के लिखेंगे 1 - 4/5 इंटू बी का 3/4। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7/20। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक अच्छा वाला डाइस है उसको रोल किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टाइम वन अकर्स एट द इवन थ्रो, यहां ध्यान देना इवन थ्रो है, इवन का मतलब क्या हो गया 2, 4, 6, इन्हीं थ्रोज पे पहली बार 1 आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। तो केसेस क्या बन सकते हैं, उसने जब पहली बार फेंका होगा तो 1 नहीं आया होगा क्योंकि इवन थ्रो पे लाना है, 2 सेकेंड थ्रो पर, 4th 6 इन सभी थ्रोज पे हमें 1 लाना है पहली बार, तो मतलब उसने पहली बार फेंका होगा तो 1 नहीं आया होगा, दूसरी बार में आया होगा क्योंकि इवन है तो दूसरी बार में 1 आ गया, ये पहला केस हो सकता है। या पहली बार फेंका नहीं आया, दूसरी बार फेंका नहीं आया, तीसरी बार भी नहीं आया और चौथी बार में आ गया, इवन वाले पे आ गया, तो ये वाला भी केस हो सकता है। या क्या हो सकता है, पहले पे नहीं आया, दूसरे पे भी नहीं आया, तीसरे पर भी, चौथे पर भी, पांचवें पर भी नहीं आया, 6th वाले पर आ गया मतलब इवन वाले पर आ गया, सेकंड पर आया, 4th पर आया, 6th पर आया, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो इन्हीं सबकी पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। पहले पर 1 नहीं आया है ना, पहले पर 1 नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी, 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 5/6 इंटू 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। ठीक है, हमने पहले के लिए लिख लिया। अब दूसरे के लिए, दूसरा केस क्या, पहले पर नहीं आया, दूसरे पर भी नहीं आया, तीसरे पर भी नहीं आया, ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6, सभी की जगह पे 5/6 लिखेंगे 3 बार, तो लिख देते हैं डायरेक्ट 5/6⁻3। ठीक है, इंटू 4th वाले पर आ गया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। इसी तरह इसमें 5 बार नहीं आया मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, 5 कर दें, 5 बार ना लिखने से अच्छा है, और 6वें बार में आ गया तो 1/6 1 आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरह आप ढेर सारे केसेस बना सकते हो। सब केसेस थे, या पहला केस ये होगा, या तो दूसरा ये, तीसरा ये, तो या वाली फीलिंग आ रही, इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो अच्छे से लिख लेते हैं 5/6 1/6 प्लस 5/6⁻3 1/6 प्लस 5/6�5 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिए ये जीपी वाला सीरीज बन रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो हमने जीपी में पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स a/1 - r। ए क्या है फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो, मतलब सेकेंड अपॉन फर्स्ट को करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी। तो इसकी सम क्या आ जाएगा, ए लिखना है, ए की वैल्यू यही है, ठीक, अपॉन 1 - r लिखना है। आर कैसे आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 5/6³ 1/6 ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा ये T2/T1। ठीक है ना, टर्म सेकेंड अपॉन टर्म फर्स्ट। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें ये 2 बचेगा, ये भी कैंसिल, मतलब 2 बार बचेगा, तो 5/6 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो 5 × 5/36 इंटू इसको ऊपर भेज रहा है, तो इसको भी सॉल्व कर लें 36 - 25, तो ये हो जाएगा 36/11, 25 घटाएंगे तो 11 आएगा। मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई किया है, तो ये कैंसिल, तो 5/11। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल 6 इज ऑब्टेन्ड, मतलब एक अच्छा वाला डाइस है, उसको तब तक फेंका गया है जब तक कि 6 ना आ जाए, 6 आ जाएगा तो वो रुक जाएगा फेंकना। तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड। एक्स क्या है, कितनी बार हमें जरूरी है टॉस करना, कितनी बार फेंकना जरूरी है कि 6 आ गया होगा। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 3 इक्वल्स, मतलब
एक्स क्या था अभी कि कितनी बार टॉस करेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू बताया 3, मतलब उसने 3 बार टॉस रिक्वायर्ड है, 3 बार टॉस उसने किया होगा, फेंका होगा, तो मतलब तीसरी बार में 6 आया होगा, तभी तो ये 3 ही बार बस फेंका है। अगर नहीं आया होता तो वो चौथी बार भी फेंकता है ना, तो मतलब वो 3 बार फेंका है, तीसरी बार में 6 आ गया होगा, ठीक है ना। तो मतलब पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, लेकिन तीसरी बार में आ गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहली बार फेंका तो नहीं आया, 6 नहीं आया, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी लिखना है तो 1 में से इसको घटा दें तो 5/6, मतलब पहली बार थ्रो किया तो उसका 6 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दिया। एंड जब दूसरी बार फेंका तो भी नहीं आया, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी वही होगी 5/6, लेकिन तीसरी बार जब फेंका तो उसका 6 आ गया, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा फेंकना ही नहीं है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/6, तीसरी बार में 6 आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो 25/216, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का कि इफ सी एंड डी आर 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स है, सच दैट सी इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। इसका क्या मतलब है कि ये जो सी है वो सबसेट है इसी का, प्रॉपर सबसेट है, मतलब डी के तो इक्वल है नहीं, तो मतलब सी जो एलिमेंट लिया गया होगा सी में वो डी में से ही आया है ना। तो सी और डी का हम अगर इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन निकालें, तो क्या कॉमन रहा होगा, सी वाला ही कॉमन आएगा। तो कहने का मतलब है सी इंटरसेक्शन डी की जगह सी लिख देंगे हम लोग। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की वैल्यू 0 नहीं है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। तो सभी में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी लिखा है, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही। इससे पता चलता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी निकालना है, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पढ़ते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी, ठीक है। तो इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ, अपॉन नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी लिख दो, लिख दिया। अब देखो अभी बताया इंटरसेक्शन की जगह सी लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन नीचे वही वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो ऑप्शन मैच कराएं तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग 10 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, वो लास्ट पार्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।